हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। हम आज पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। ग्रुप 2 का मई 24 का पेपर नंबर 5 ऑडिट एंड एथिक्स। उस पेपर का आज हम एक डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, किस तरह के क्वेश्चन आए, क्या कुछ ऑफबीट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहा है। तो सबसे पहले बच्चों मैं रेट करना चाहूं अगर इस पेपर को, तो यस, ये बहुत आसान भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, लेकिन क्या खास बात है बच्चों की कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई छोटे कंसेप्ट पर केस बना दिया गया है। तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट, यानी कि इंस्टीट्यूट का बच्चों ऐसा कहना है कि सिर्फ रट कर आओगे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड टू फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ए कंसेप्ट। तो बच्चों कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा पेपर है। और अगर हम ऐसा बोलें कि सर क्या रेट करेंगे टफ के हिसाब से, तो यस, दिस इज वी कैन से अबव एवरेज। एकदम आसान नहीं था, या यू आप कह सकते हो 7 आउट ऑफ 10 बच्चों द लेवल ऑफ पेपर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन वाइज एनालिसिस बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों ऑडिट प्रोग्राम को लेकर। इस क्वेश्चन में एपीआर एंड एसोसिएट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जो एक कंपनी टाइम लिमिटेड के ऑडिटर अपॉइंट हुए। देन एक दूसरी कंपनी है जिसमें वो ऑडिटर अपॉइंट हुए, बैक्स लिमिटेड। अब कहा जाता है कि जो प्रोग्राम ऑडिट प्रोग्राम एक कंपनी के लिए बनाया गया है, क्या वही प्रोग्राम हम दूसरी कंपनी के लिए भी यूज कर लें। यस, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने एक लाइन पढ़ी हुई है बच्चों जहां पर लिखा है वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल एंटिटीज। वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल एंटिटीज। इसका लॉजिक क्या सर? द एनवायरमेंट ऑफ एवरी एंटिटी इज डिफरेंट, नेचर साइज इज डिफरेंट, वॉल्यूम इज डिफरेंट एंड द लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो डिफरेंट। क्वेश्चन में ही बच्चों कहा गया है कि बोथ द कंपनीज आर एंटायरली डिफरेंट। तो यस, हम इन सारे लॉजिक को लेते हुए इस केस को कंक्लूड करेंगे दैट वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल द एंटिटीज। ये बच्चों पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया। बहुत आसान, बस छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई करना था। वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट सुटेबल फॉर ऑल एंटिटीज। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से। आपको पता है हमारे एग्जाम में ऑडिट में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा जाता है। इस बार ये बहुत आसान पूछा गया है क्योंकि ये पूछा गया है बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। यहाँ आपको कुछ कॉस्ट दी हैं और बताया है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्या नहीं होंगी। जैसे एबनॉर्मल वेस्टेज दिया है वो शामिल नहीं होगा। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का रेफरेंस लेकर इन्वेंट्री की सही कॉस्ट निकालेंगे और बताएंगे कि सर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के अकॉर्डिंग एंटिटी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहिए। तो आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए बहुत बहुत हमेशा बात होती है बच्चों, आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। आपको याद होगा ऐसी एक टेबल नोट्स में भी दी है, मॉड्यूल में भी दी है, जहां पर 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है। डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट या बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में। इन तीनों के रेस्पेक्ट में आईएफसी के अंदर लिखा है कि सर आईएफसी के कंसेप्ट में लिखा है, जैसे डायरेक्टर बोलते हैं दैट दे हैव इंश्योर्ड ऑल द रिक्वायर्ड आईएफसी एज पर द साइज ऑफ द कंपनी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। ऑडिटर बोलता है कि उन्होंने वो सारे आईएफसी विच आर रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो देखे हैं। इस तरह के ये 3 कमेंट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों। मिस्टर जेड at the time of appointment as an independent director of a listed company came to know that the Companies Act has been placed a greater emphasis on the effective implementation of internal control for a listed company. He wants to know the responsibility under Companies Act for IFC, for director, for independent director and for audit committee.
ये तीनों बच्चों हमें एक्सप्लेन करना है। तीनों रेस्पेक्टिव सेक्शंस में दिए हैं 134, 177, 149। तो बच्चों आईएफसी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ये हमने कवर किया है। सिंपल एक एक लाइन के तीनों कंसेप्ट हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना था। फोर्थ क्वेश्चन, वाह, ऑडिट असेंबली, चैप्टर नंबर 4 से पूछा हुआ क्वेश्चन, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल को लेकर क्वेश्चन पूछा है। बच्चों क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी छोटी छोटी चीजें डाली जा सकती है, आप इस क्वेश्चन से देखिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर अलग अलग बातें यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की गई। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बी एन ऑडिटर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बिजी ऑडिट सीजन was occupied in assembling of audit file of one of his client. First of all, he started preparing various document of that client and then kept those document in various folder. He was preparing document as well as audit file in paper form because he believed that it is mandatory. पहला उन्होंने पॉइंट हिट किया कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऐसा मानना है कि ऑडिट फाइल फिजिकल फॉर्म में ही हो सकती है। ऐसा है नहीं सर, ऑडिट फाइल की डेफिनेशन में लिखा है दैट इट कैन बी ईदर ऑन ए सॉफ्ट फॉर्म और कैन बी ए हार्ड फॉर्म। इट कैन बी ए फोल्डर इन सॉफ्ट फॉर्म और इट कैन बी ए फोल्डर और फाइल इन हार्ड कॉपी। तो सर पहला कमेंट आपको यहां करना था कि सर दिस कंसेप्शन ऑफ सीएबी इज नॉट करेक्ट। दूसरा, ही कुड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल ऑफ दैट क्लाइंट आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बच्चों बोल रहे हैं आफ्टर 3 मंथ वो अपनी असेंबली कंप्लीट कर सकता है। सेकंड उन्होंने कंसेप्ट हिट किया, गलत बात। सर 3 मंथ में नहीं कर सकता, मैक्सिमम विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट कर सकता है। तो यहां दूसरा हमारा कंसेप्ट हिट होगा। जनरली ही रिटेन्स ऑडिट फाइल ऑफ द क्लाइंट फॉर 4 ईयर। तीसरा कंसेप्ट, सर ऑडिट फाइल को कब तक संभाल कर रखना होता है? सर फॉर मिनिमम 7 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर सीएबी 4 साल तक संभाल कर रखते हैं। तीसरा कंसेप्ट हिट हुआ। बच्चों एक एक पॉइंट का एक कंसेप्ट, तीनों पर डायरेक्टली ऐसे 230 का रेफरेंस लेकर हमें आंसर देना था। तो बच्चों पहला क्वेश्चन के ए बी सी डी चारों हमने देख लिए। इसमें सिर्फ एक आईएफसी को आप अगर सोचें कि थोड़ा टफ हो सकता है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। बच्चों हमेशा आईएफसी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट आया है बच्चों ऐसे 315 से, इंक्वायरी एज आरएपी। यहां पर हमें 4 पर्सनल के नाम दिए विद इन द एंटिटी, 4 लोगों के 4 डिपार्टमेंट के नाम दिए हैं और पूछते हैं इनसे आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए क्या इंक्वायरी करेंगे। तो ऐसे 315 से डायरेक्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी हम कई लोगों से करते हैं जैसे इंटरनल ऑडिटर, एम्प्लॉय, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इन हाउस लीगल काउंसिल, इन सब लोगों से हम इंक्वायरी करते हैं। इन्होंने 4 लोगों को हमें यहां पर मेंशन किया। सर इंटरनल ऑडिट पर्सन, इन हाउस लीगल काउंसिल, मार्केटिंग और सेल्स पर्सन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। इनसे आप क्या इंफॉर्मेशन जुटाएंगे? तो आप आसान चीजें यहां पर, इन हाउस लीगल काउंसिल से आप लिटिगेशन, पेंडिंग क्लेम्स लिटिगेशन का स्टेटस लेंगे और अपने प्रोविजन की एडिक्वेसी को चेक करना चाहेंगे। इंटरनल ऑडिट पर्सनल से आप उसकी ऑडिट का स्कोप समझना चाहेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जो काम किया है उसकी रिपोर्ट, उसको लेकर एनटीई डिस्कस करना चाहेंगे। मार्केटिंग और सेल पर्सन से आप डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी है, ऑब्सोलीट तो नहीं हुए, कहीं गोइंग कंसर्न के एस्पेक्ट से आपको तो नहीं सोचना। इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल से आप सिस्टम की नॉलेज लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है आईटी का उसकी बात करेंगे, मैनुअल और ऑटोमेटेड कंट्रोल्स की नॉलेज ले सकते हैं। बच्चों ये 4 पॉइंट पूछे हैं, एक एक लाइन का आंसर चारों में देना है स्पेसिफिकली कि आपको क्या इंफॉर्मेशन इन चारों से ऑब्टेन करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये एकदम बढ़िया ऐसे 501 से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, लिटिगेशन
जब लीगल काउंसिल से हम बात करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन, वहां दो केस दिए हैं बच्चों। क्या दो केस है? एक केस है स्पेसिफिक इंक्वायरी व्हेन ऑडिटर थिंक्स दैट देयर इज ए आरएमएम इन रेस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन। दूसरा, व्हेन वी थिंक दैट देयर इज अ हायर आरएमएम वी मे कंसीडर टू मीट द लीगल काउंसिल। यही बच्चों यहां पर इन्होंने दो स्पेसिफिक चीजें पूछी है। जब हम एक रिटन इंक्वायरी करते हैं लीगल काउंसिल से, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक इंक्वायरी। इस स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या क्या शामिल होगा, यहां पूछा है लिस्ट आउट द इंक्लूजन इन द लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। हम उसमें पूछते हैं सर क्या पेंडिंग लिटिगेशन की लिस्ट हम देते हैं और कंफर्म करने का बोलते हैं। फिर हम जो प्रोविजन बना है उसकी एडिक्वेसी या रीजनेबलनेस पूछते हैं और उनसे पूछते हैं क्या और कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है। ऐसा स्पेसिफिक इंक्वायरी में पूछा जाता है। दूसरा यहां पर बोला है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर में जज इट इज नेसेसरी टू मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। वो कौन सी सिचुएशन होती है सर? जब मैनेजमेंट के असेसमेंट और लीगल काउंसिल के असेसमेंट में वेरिएशन हो। वी एक्सपेक्ट ए हायर आरएमएम इन रेस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। तब हम चाहेंगे हम उनसे पर्सनली मिलें। अगर वो रिफ्यूज कर दें मिलने से, what will the auditor's responsibility if the management refuses to give permission to the auditor to communicate or meet the external legal counsel? क्या करेंगे बच्चों? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, मैनेजमेंट से रीजन पूछेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे और अगर हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं जुटा पाते हैं देन विल कंसीडर द इंपैक्ट ऑन आवर ऑडिट ओपिनियन। बच्चों 4 मार्क्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसके अंदर 3 बातें उन्होंने पूछी। पहला, स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या शामिल होगा। दूसरा, वो कौन सी सिचुएशन है जब हम लीगल काउंसिल से मीटिंग करना चाहेंगे। तीसरा, अगर मैनेजमेंट मना कर दे लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करने के लिए तब हमें क्या करना होगा। 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, ऐसे 501 से डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों, दैट इज अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से एक क्वेश्चन बच्चों छूट गया, बीच में एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, वापस उस पर आता हूं मैं। यस, या तीसरा क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। ए और बी डिस्कस कर लिया, नाउ सी नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर पूछा गया है बहुत ही आसान सा ऐसे 570 एंड इनहेरेंट लिमिटेशन का कॉम्बिनेशन। यहां पर कहा गया है कि जेके लिमिटेड एक कंपनी है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ऑडिटर के अकॉर्डिंग बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन इन द मार्केट द प्लांट वाज शट डाउन कंप्लीटली। प्लांट पूरी तरह से बंद हो गया। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑफ द व्यू that auditor failed to perform their duty and have not informed to them about the company's inability to continue business। बच्चों क्या केस है, एक कंपनी है जिनका कोई प्लांट है पेजर का, कोई प्लांट मैन्युफैक्चरिंग, पेजर पहले आते थे मोबाइल से पहले डिवाइस, तो उसका प्लांट है। मोबाइल फोन आए तो पेजर का प्लांट कंप्लीटली शट हो गया, बंद हो गया, यानी गोइंग कंसर्न डिसकंटिन्यू हो गया। अब कंपनी के शेयर होल्डर कह रहे हैं कि ऑडिटर साहब आपने हमें ये बताने में आप फेल हो गए, यू हैव फेल्ड टू परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट। यहां पर इनहेरेंट लिमिटेशन के आधार पर हमें इसका आंसर करना है। क्वेश्चन बोलता है लिस्ट डाउन द फैक्टर गिविंग राइज टू इनहेरेंट limitation due to which auditor cannot provide a guarantee that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। बच्चों पहले गोइंग कंसर्न की बात की जहां सिर्फ एक पॉइंट इनहेरेंट लिमिटेशन का हिट होता है, वो है फ्यूचर इवेंट्स। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला लिस्ट डाउन द फैक्टर्स गिविंग राइज टू इनहेरेंट लिमिटेशन, यानी आपको सारे फैक्टर लिखने थे। आपको लिखना है ऑडिट सर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्यूचर इवेंट, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, टाइम एंड कॉस्ट,
इन शॉर्ट आपको ये सारे पॉइंट लिखना है, लेकिन फ्यूचर वाले पॉइंट को थोड़ा सा समझाना है, क्योंकि केस के अंदर आपको स्पेसिफिकली एक सिचुएशन दी गई है जहां फ्यूचर में प्लांट शट हो गया है, तो आपको वो चारों पॉइंट इनहेरेंट लिमिटेशन के यहां पर एक्सप्लेन करना है। डी क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। डी क्वेश्चन जो सेकंड का है वो है डायरेक्शन फॉर एंगेजमेंट टीम। बच्चों जब मैंने एक क्विक रिवीजन वाला लेक्चर भी लिया था, वहां पर सबसे पहले ये कंसेप्ट डिस्कस किया था। जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में लास्ट में मैंने बोला भी था कि एक ऑफ बीट क्वेश्चन दिया है बच्चों इस चैप्टर में, जहां पर ये बोला है कि एंगेजमेंट पार्टनर को अपनी एंगेजमेंट टीम का डायरेक्शन सुपरविजन का नेचर एक्सटेंट क्या रखना है, वो किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। जैसे सर इस बात से अफेक्ट होता है उस एरिया का आरएमएम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमारी जो टीम है वो कितनी कॉम्पिटेंट है। इस अकॉर्डिंग हम हमारे एफर्ट्स नेचर टाइमिंग फॉर डायरेक्शन सुपरविजन लगाते हैं। ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग ऑफ ऑडिट। ये हमने क्विक रिवीजन में सबसे पहले डिस्कस किया था, एक ऑफ बीट क्वेश्चन जो हमने सोचा था कि आ सकता है, और बच्चों ये एग्जाम में था, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका अच्छे से गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज फॉर प्लानिंग। ये भी बच्चों हमने हमारे क्विक रिवीजन में डिस्कस किया है। हमने बात की थी प्लानिंग में ब्रॉडली 2 स्टेजेस होती है, पहले प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, दूसरा प्लानिंग एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी जो आरएपी के भी पहले की जाती है, आरएपी की भी पहले की जाती है। सर इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट हम पता करते हैं, अंडरस्टैंडिंग जुटाते हैं, कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं, ये सब कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज टू परफॉर्म बिफोर आरएपी एज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 4 मार्क्स में पूछा है बच्चों, ए वेरी गुड क्वेश्चन। हमने हमारे क्विक रिवीजन में बहुत अच्छे से इसको कवर किया था। देन क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर बी है ऐसे 580 से। ऐसे 580 क्या है बच्चों, रिटन रिप्रेजेंटेशन। यहां पर क्वेश्चन के अंदर ये फैक्ट दिया गया है बच्चों कि एक कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट किया। सिचुएशन ये है कि मैनेजमेंट में चेंज हो गया है, ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट में चेंज हो गया है, तो जो करंट मैनेजमेंट है उनका कहना है कि वो जो पीरियड पहले वाला गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं थी। क्या उनका फैक्ट सही है? तो बच्चों यहां पर ऐसे 580 के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है, सबसे पहली चीज इट शुड बी मोर नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा, सर अगर मैनेजमेंट में चेंज हुआ है तो भी मैनेजमेंट, करंट मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। सो रिटन रिप्रेजेंटेशन के अंदर उन्हें वो पूरा पीरियड कवर करना होगा जो पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। तो ऐसे 580 का बेस लेंगे और इन 2 पॉइंट पे इस बात को कंक्लूड करेंगे। पहला, सर इट इज मोस्ट नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, सर नया मैनेजमेंट आए तो भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश नहीं होती कि वो उस पीरियड का जिसमें वो मैनेजमेंट में नहीं थे उस पीरियड का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ना दें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पूरे पीरियड पर अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने की होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर हुआ है। ये बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मॉड्यूल में छोटा सा एक डिस्कशन नीचे दिया हुआ है अबाउट टाइम एंड पीरियड फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वहां से पूछा हुआ बच्चों ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। देन नेक्स्ट आते हैं, थर्ड में सी क्वेश्चन पूछा है बच्चों इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल एलिमेंट। लास्ट की 2 लाइनों में कंक्लूड करता हूं क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस वेयर मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल आर मोर सुइटेबल। कब हम मैनुअल कंट्रोल को ज्यादा सुइटेबल मानते हैं? जब मैनुअल कंट्रोल को हम तब सुइटेबल मानते हैं जब कंट्रोल जजमेंटल किसी चीज को लेकर हो, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को लेकर हो, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को लेकर हो। ऐसी सारी जगहों पर हम मैनुअल कंट्रोल को ज्यादा रिलीवेंट मानते हैं। ऐसा एक 4 पॉइंट का ये आंसर है बच्चों, 3 मार्क्स के अंदर आपको पूछा गया है। इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा
गया है मैनुअल कंट्रोल्स ऑफ एलिमेंट कब इंपॉर्टेंट है, जब सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला मैटर हो, आरएमएम सिग्निफिकेंट हो, सर ये नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन हो, ये जजमेंटल एरिया वाला ट्रांजेक्शन हो, देन मैनुअल कंट्रोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ये हमने बात की बच्चों, अब तक 3 क्वेश्चंस पूरे हमने देख लिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पॉइंट बचा बच्चों, डी वाला पार्ट पर आते हैं। ये जब हमने क्विक रिवीजन पढ़ा, हमने आईएमपी की बात की, हमेशा बोला ऑल द न्यू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, यानी 600, 610, 450, 260, 265, हमने बोला ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। इनमें से अगर हम 260 और 265 को छोड़ दें, बाकी सब में से क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन वहीं से पूछा है। ऐसे 610 एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम अगर यूज करना चाहता है तो उसे क्या कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। मैं लास्ट की 2 लाइनों में कंक्लूड करता हूं क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट फंक्शन। बच्चों ऐसा एक डायरेक्ट टॉपिक है जहां हम बोलते हैं हम इंटरनल ऑडिटर को उसके काम का क्या यूज होने वाला है पहले से बता देंगे, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग के एस्पेक्ट पहले से डिस्कस कर लेंगे, अगर उस कंपोनेंट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक या ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है उसे पहले से कम्युनिकेट कर देंगे। ऐसे ये सारे जनरल पॉइंट है बच्चों जो इस क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट आर द फैक्टर या व्हाट आर द पॉइंट टू कोऑर्डिनेट विद इंटरनल ऑडिटर, ये सारे पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे 500 सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम ए पॉपुलेशन। ऐसे 500 में पॉपुलेशन में से आइटम सेलेक्ट करने के 3 तरीके बताए गए बच्चों। पहला 100% चुन लें, दूसरा स्पेसिफिक आइटम चुन लें, तीसरा हम सैंपलिंग करें। यहां पर ये दूसरा वाला केस पूछा है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम। इस क्वेश्चन में पूछा है स्टेट द फैक्टर दैट कैन बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिट फर्म फॉर सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम ए पॉपुलेशन एंड ऑल्सो स्टेट द स्पेसिफिक आइटम दैट कैन बी इंक्लूडेड फॉर सच टेस्टिंग। अब हमको स्पेसिफिक आइटम सेलेक्ट करना है तो किस आधार पर करेंगे सर, हम हाई वैल्यू आइटम ले सकते हैं या फिर हम एक स्पेसिफिक मॉनेटरी आइटम एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें उससे ऊपर के आइटम ले सकते हैं, या तीसरा हम ऐसे आइटम ऐसी चीजों को सैंपल में लेंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी मिलती हो। ये 3 पॉइंट इसका आंसर है विद रेफरेंस टू ऐसे 500। पहले आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों कि देयर आर 3 ways, one of this is selecting specific item। specific item जब select करते हैं तो it involves these three options to select the specific item from population। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4th का बी है ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। नया स्टैंडर्ड 600 610 दोनों पूछे बच्चों। 600 में सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन चैप्टर नंबर 8 में ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में दिया है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। अदर ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं क्या? लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन की। द अदर ऑडिटर वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट फॉर द प्रिंसिपल ऑडिटर। उसके लिए हमें क्या करना होता है सर? जब हम अदर ऑडिटर के काम का यूज करेंगे तो हम उससे स्टार्टिंग में प्लानिंग लेवल पर ही कोऑर्डिनेट कर लेंगे, उसने जो काम किया है क्या वो हमारे लिए रिलीवेंट है, क्या कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया गया था। ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको बात करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे 600 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है। देन आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एक टेबल दिए बच्चों।
ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। एक छोटी सी चीज को लेकर क्वेश्चन पूछा है, दैट इज एडिशनल डिस्क्लोजर इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड। एक टेबल दी थी बच्चों जहां पर बोला कि आपको डिस्क्लोजर करना होता है कि आपने डायरेक्टर को कितना लोन दिया, प्रमोटर को कितना दिया, की मैनेजर पर्सन को कितना दिया, रिलेटिव को कितना दिया, और वो आउटस्टैंडिंग आज कितना है, और टोटल लोन में उसका परसेंटेज कितना हो रहा है। ये एक टेबल दी इस क्वेश्चन में जहां पर लोन गिवन और आउटस्टैंडिंग का बैलेंस दिया और आपसे वो स्पेसिफिक 4 लाइन का डिस्क्लोजर पूछा है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों एडिशनल डिस्क्लोजर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कोई एक डिस्क्लोजर हमेशा एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, दैट इज इन्फॉर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा है बच्चों, एनालिटिकल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ परचेज। इन रेस्पेक्ट ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ परचेज आप दो तरह के एनालिसिस करते हैं, कंजम्पशन एनालिसिस और उसका कंपोनेंट वाइज आप चेक करते हैं कंजम्पशन एनालिसिस। ये यहां पर एनालिसिस किया जाता है, दो तरह के एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चों हम लगाते हैं और वो दोनों एनालिटिकल प्रोसीजर पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज, रीजनेबलनेस ऑफ परचेज। 2 पॉइंट यहां पर दोनों एनालिटिकल प्रोसीजर बच्चों एक्सप्लेन करना थे, दैट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रुप की तैयारी थी, कंपनी लॉ से शेयर डिस्काउंट पर इश्यू होंगे तो क्या पेनल्टी लगेगी, सेक्शन 53। इस क्वेश्चन में और कुछ डिस्कस करने का नहीं बच्चों, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन अमॉन्ग एंटायर पेपर, क्योंकि कंपनी लॉ में आप ऑलरेडी पढ़कर आए थे। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, अगेन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर आप कैपिटलाइज करते हैं तो कौन कौन से खर्चे हैं जिन्हें आप ऐड नहीं करेंगे। ऑल द कॉमन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, आप उन सबको यहां पर ऐड नहीं करेंगे, उनका आपको एग्जाम्पल लिखना था, जैसे डायरेक्टर सैलरी, ऐसे कुछ चीजें यहां पर पूछी गई हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट that should not form part of cost of PPE। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से बच्चों आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि एथिकल रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी, कौन कौन सी होती है एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, और सर हमारा होता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, ये सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल बिहेवियर, उन 3 केस दिए गए हैं और पूछ रहे हैं बताइए इसमें कौन सी एथिकल या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है। जैसे एक ऑडिटर के फ्रेंड ने उससे कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन पूछी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच है बच्चों, चैप्टर 11 की एथिकल रिक्वायरमेंट का केस बनाकर दिया। एक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है कि आपको हमेशा एथिकल रिक्वायरमेंट तो याद रहती है, इन 3 केसेस में ये चेक करके बताना है कि कौन सी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो रही है। तो बच्चों सिर्फ रटने से नहीं होगा, गाना गा गा के निमोनिक बना बना के रटने से नहीं होगा, आपको याद करने होंगे कंसेप्ट और उनका एप्लीकेशन समझना होगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, दैट इज कारो 2020। हमेशा एक क्वेश्चन कारो में से आएगा बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ऑफ बीट पूछा है, निधि कंपनी, छोटा सा एक पॉइंट, निधि कंपनी के बारे में रिक्वायरमेंट पूछी बच्चों, ये एक ऑफ बीट क्वेश्चन था जो कारो 2020 से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले पूछा है इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंश्योर करे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हो गया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन उसे अवेलेबल करवाए, अगर कहीं पर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो अवेलेबल करवाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंगेजमेंट पार्टनर की। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 एंड एसे 220। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ए वेरी ऑफ बीट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ ये क्वेश्चन आया है आपका ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज में। जब हम वहां पर एक डिस्कशन करते हैं एनजीओ का,
चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, वहां एक कंसेप्ट दिया है जिसका नाम है कॉर्पस कंट्रीब्यूशन वर्सेस रिवॉल्विंग फंड। ये काफी ऑफबीट क्वेश्चन है बच्चों। ये एक नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने शायद पहली बार पूछा कि कॉर्पस फंड और रिवॉल्विंग फंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉर्पस फंड वो होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए दिए जाते हैं, रिवॉल्विंग फंड जो टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के लिए दिए जाते हैं, जैसे हमने किसी और एनजीओ या डिपार्टमेंट को दिए फॉर यूटिलाइजिंग टाइम बीइंग द फंड, ये रिवॉल्विंग फंड होते हैं। ऐसे दोनों फंड का डिफरेंस आपको यहां पर पूछा है बच्चों। ये डेफिनेटली एक टफ क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों मजे की बात यह है कि ये आपको ऑप्शन में दिया था। वो भी किस क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में? एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपको नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, आपके पास चैप्टर 11 से आसान क्वेश्चन अटेंड करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट में से बहुत आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट की गारंटी को लेकर क्या प्रोविजन है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्वालिफिकेशन। बच्चों अगर हम बात करें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है तो एनपीए नहीं बनता है, लेकिन सर इंटरेस्ट की बुकिंग तो बंद हो जाती है। सर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी होती है तो एनपीए भी बन जाता है। और सर हर केस में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी हो या स्टेट की, इनकम रिकॉग्निशन बंद हो जाता है। यही हमें लिखना था इसमें बैंक ऑडिट के क्वेश्चन में, डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों। लास्ट कंसेप्ट पर आ रहे हैं बच्चों। लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमको पूछे थे वो है नया स्टैंडर्ड SA 450, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। कम्युनिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट SA 450 में बच्चों लास्ट में बोला गया है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए वो सारे मिस स्टेटमेंट जो आइडेंटिफाइड हुए, हमें जो कम्युनिकेशन किया है वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर बहुत छोटे अमाउंट से कम के मिस स्टेटमेंट हमने डॉक्यूमेंट या कंसिडर नहीं किए, वो थ्रेशोल्ड मेंशन करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो सर उनके आंसर को, उनके जवाब को कि वो क्यों इन्हें करेक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये सारे एस्पेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऐसे 450 में 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर इज for finance lease, again accounting aspect, audit of specific entity में हमने लीजिंग कंपनी पढ़ा। यहां पर ऐसा ही केस बनाया कि कंपनी एक असेट लीज पर लेना चाहती है। यहां टेन्योर दिया गया 11 ईयर, साथ में मेंशन किया गया विच इज ए सब्सटेंशियल लाइफ, दैट मींस इट इज ए फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS 19 आपको बताना था। 2 क्वेश्चन आए बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ पेपर। बच्चों एक अच्छा पेपर था, कंसेप्चुअल पेपर था, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी नए स्टैंडर्ड ऐड हुए हैं वो अगले अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आप सितंबर अटेम्प्ट परस्यू कर रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे से सारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।